हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या आप अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा सबसे ज़्यादा यूज़ आपके सामने कुछ ऐसे अकाउंटिंग के शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं। आपको बार बार उन अकाउंटिंग शब्दों का यूज़ करना पड़ता है। तो जब अकाउंटिंग करने के टाइम पे ऐसा कोई शब्द है जो बार बार यूज़ हो रहा है तो उसको आपको अच्छे से जानना होगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग के कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अकाउंटिंग, क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो पहला नंबर पे तो आपका अकाउंटिंग ही है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब भी कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस में कोई भी तरह का लेन देन करता है, अब उस लेन देन को रिकॉर्ड करके रखता है, उसका रिपोर्ट तैयार करता है। इसलिए तैयार करता है ताकि उससे उनको क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो अकाउंटिंग है सबसे ज़्यादा क्या होता है आपके बिजनेस में यूज़ होने वाले शब्द है, जिसका आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस या व्यापार। कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किसी भी सामान का या किसी सर्विस का क्या किया जाता है, से परचेस और सेल किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय ट्रेड या व्यापार कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशंस। प्रोफेशन क्या होता है, ये भी इनकम अर्न करने के पर्पज से कोई भी प्रोफेशन बेस्ड जो बिजनेस कर रहा होता है, जैसे एग्जांपल को कि डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर है, ये अपने कोई भी पहले प्रोफेशन में आते हैं, उस प्रोफेशन को सीखते हैं, उसके बाद अपना क्या करते हैं, काम करना जो है चालू करते हैं। तो ये होता है प्रोफेशन बेस्ड बिजनेस, जो कि जनरली डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर जो है करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस एक ऐसा शब्द है जो आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि ट्रांजेक्शन को अगर आप देखेंगे तो लेन और देन, जब तक आप बिजनेस में कोई सामान लेके नहीं आएंगे तो आप उसको देंगे कहाँ से। तो बिजनेस में सामान का लाना ले जाना, पैसे का लेन देन, सामान का लेन देन, किसी भी टाइप के सर्विस का लेन देन, हर तरह के जो लेन देन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। अब जो ट्रांजेक्शन्स है बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं क्योंकि जितने भी लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे के बदले में लेन देन होते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको आप अपने अकाउंट बुक में लिख कर रखते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। अब ट्रांजेक्शन दो तरह से होता है, या तो कैश में होगा ट्रांजेक्शन या तो क्रेडिट पे होगा ट्रांजेक्शन। जब भी कोई सामान आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी आप सामान खरीदी बिक्री कर रहे हैं, उसी टाइम पे यदि आपको पैसा मिल जाता है तो उसको बोलता है कैश ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए वहीं पे आपने सामान तो लेन देन कर लिया, लेकिन सामान लेन देन करने, मान लीजिए वहाँ पे सामान आपने क्या कर लिया, लेन देन कर लिया। सामान लेन देन करने के बाद यदि वहाँ पे क्या बोलते हैं कि पैसा आपको नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्या, ट्रांजेक्शन्स। अब हम देखेंगे क्या, गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान, उन वस्तुओं का जब जिसको आप खरीद कर इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप उसको क्या कर सके, बेच सके। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा वस्तु जिसके ऊपर आपका व्यापार डिपेंड है, कोई भी बिजनेस डिपेंड होता है, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। मान लीजिए मैं कंप्यूटर का व्यापारी हूँ, अब मैं कंप्यूटर इसलिए खरीद कर लेकर आता हूँ ताकि मैं उसको बेच सकूं। तो कोई भी ऐसा वस्तु जिसके ऊपर बिजनेस डिपेंड होता है उसको आप खरीद कर इसलिए लेके आते हैं ताकि आप उसको बेच सको, तो उस वस्तु को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। वैसे तो आप अपने बिजनेस में बहुत सारे सामान खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन सारे सामान को आप खरीद कर लाते इसलिए नहीं है ताकि आप उसको बेच सके। कुछ सामान आपके एसेट्स के रूप में होता है जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए भी लेकर आते हैं, तो वो आपका एसेट्स होगा, न कि गुड्स। सिर्फ गुड्स आपका वही होगा जिसको आप खरीद कर इसलिए लाए हो ताकि आप उसको बेच सको, जिसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड होता है। अब हम देखेंगे परचेस। परचेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सामान अपने बिजनेस में खरीद कर लेकर आते हैं जिसको आप क्या करना चाहते हैं, बेच सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेस। अब कोई भी सामान आप बिजनेस में खरीद कर लेके आओगे तो उसको परचेस ही बोलेंगे। अब परचेस भी क्या होता है, दो तरह से होता है, या तो कैश परचेस होगा या तो क्रेडिट परचेस होगा। या तो आपने सामान पैसा देकर तुरंत खरीद के लेकर आए हैं, या तो आपने सामान तुरंत तो लेकर आए लेकिन पैसा आपने नहीं दिया है। तो जब पैसा आप नहीं दिए तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस, और आप पैसा देकर आए हैं तो उसको बोलेंगे कैश परचेस। अब मान लीजिए आपने सामान खरीद कर लेकर आए हैं,
अब वो जो सामान आपने खरीद कर लाया है, वो जो सामान है, मान लीजिए उसमें से आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आया, मान लीजिए आपने 5,000 का सामान खरीद कर लाया, अब उसमें का मान के चलते हैं कि 2,000 का सामान फॉल्ट था या आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, उस सामान को, उस सप्लायर को जिससे आपने खरीद कर लाया उसको आप क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो सामान खरीदे हुए को यदि आप वापस करते हैं अपने सप्लायर को, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो बेसिकली सामान बिजनेस के लिए लेकर जब आप आते हैं तो उसको परचेस बोलते हैं, और लाए हुए सामान आप सप्लायर को वापस कर देते हैं तो परचेस रिटर्न कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल्स। कोई भी सामान आप अपने बिजनेस से बेचते हैं, उसके बाद जब कोई भी सामान जब आप अपने बिजनेस से सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसको सेल कहते हैं। किसी भी सामान को कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर से उसके बदले में पैसा लेना, ये सेल का ही प्रोसेस है। अब मान के चलिए आपने अपने कस्टमर को कोई सामान सेल किया, सेल करने के टाइम पे यदि आपको पैसा मिल जाता है तो कैश सेल होता है। अब मान लीजिए आपने जिस कस्टमर को सामान बेचा है, उस कस्टमर से आपको तुरंत पैसा नहीं मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल बोलेंगे। तो दो तरह के सेल होता है, एक या तो कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा। यदि आपने जिस कस्टमर को सामान सेल किया है, वो कस्टमर आपका सामान आपको वापस लौटा कर चला जाता है, आपको सामान रिटर्न करके चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। उसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू। किसी भी रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे ऐसे पैसे से जो सामान या सेवा के बेचने से नियमित रूप से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा आपको कि किसी भी टाइप का आपको किराया मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, या फिर आदि जितने भी टाइप के आपके बिजनेस में आपका धन की आपको प्राप्ति होती है, वो सारे आपके रेवेन्यू कहलाते हैं। अब वो चाहे सामान को बेच के हो या फिर किसी भी टाइप का आपका सर्विस देकर हो, तो हर तरह की जितना भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट आता है, अर्निंग आता है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू कहलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनकम। इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम यानी कि वह धन जो वो कमाते हैं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनकम उस बिजनेस का उनको मिलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम मिले बोलेंगे। आय बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, आगम भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर आप बोलो लाभ। ऐसा कोई भी प्रॉफिट या लाभ जो आप क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे, उसको इनकम बोलेंगे। इनकम भी दो तरह से होती है, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। अब डायरेक्ट कब होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस किए पिछले पॉइंट पे कि रेवेन्यू जितना भी हम कमीशन, इंटरेस्ट सबको मिलके हमारा ओवरऑल रेवेन्यू बन रहा है, तो वो एक प्रकार से इनकम का ही वो पार्ट था, रेवेन्यू भी। तो डायरेक्ट इनकम जो हमारे बिजनेस के मेन सोर्स से हमको मिले, जिस पे हमारा बिजनेस डिपेंड है, हम जो सामान बेच के हमको जो इनकम हो रहा है, वो आपके क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा, जैसे कि मान लो मेरा कोई कमीशन का काम है या फिर मेरा कोई इंटरेस्ट का काम है, जो मुझे मेरे बिजनेस के मेन सोर्स के अलावा कहीं और से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, वो मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह के खर्चे अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस के लिए जब आप करते हैं, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। अब वो एक्सपेंस आपका चाहे सामान खरीदने के टाइम पे हो, या फिर आपको अपने स्टाफ की सैलरी देने में हो, या फिर किसी भी तरह के एडवर्टाइजिंग करने में हो, तो कोई भी चीज़ें वो हो सकता है। अभी जो खर्चे हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपके गुड्स के ऊपर हो, जैसे मान लीजिए कोई आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या फिर सामान खरीद कर ला रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और वहीं पे कहीं पे मुझे किसी को कमीशन देना पड़ा, या किसी को रेंट देना पड़ा, या सैलरी देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस की जो मेन सोर्स है, जो मेन गुड्स है, उसके मैन्युफैक्चरिंग या परचेस के ऊपर नहीं लगता, वो अलग से कहीं और जगह पे हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है। जब भी आप सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं, दोनों ही स्थिति में इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। इंटरेस्ट का जब भी आप सामान खरीदते हैं किसी सप्लायर से, तो मान लीजिए वो सप्लायर ने आपको एक टाइम दिया कि भैया 15 दिन के अंदर आप मुझे क्या कर दोगे, पैसा दे दोगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं 5,000 का सामान खरीदने गया था उस सप्लायर के पास, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर आप मुझे पैसा दे दोगे,
तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन से लेट हुआ तो आपको उसके ऊपर 5% 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे उस सामान खरीदने के टाइम पे जो मैं लिया था सामान, उसका जो पैसा मुझे देना था, जहाँ 5,000 देना था उसके जगह मान लीजिए मुझे 6,000 देना पड़ गया, 7,000 देना पड़ गया, क्योंकि मैं पैसा उनको 1 महीने 2 महीने बाद दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। वैसे ही सामान बेचने के टाइम पे यदि मैं अपने कस्टमर से लेता हूं कि आप यदि मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं देंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट में भी हो सकता है इंटरेस्ट का वैल्यू, या फिर परसेंटेज में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट जो है अप्लाई हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर को सामान आप बेच रहे होते हैं, या फिर आप किसी ऐसे सप्लायर के पास गए हैं सामान खरीदने जहां पे आपको ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदना है, तो वहां पे आपको भी डिस्काउंट मिलता है, या फिर वहां पे आप अपने कस्टमर को, जहां पे आप सामान बेच रहे हैं वहां पे आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। तो दोनों जगह पे डिस्काउंट शब्द का यूज होता है। अब डिस्काउंट का मतलब ये है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने या परचेस करने के टाइम पे उसका जो भी टोटल वैल्यू है उसमें उसका वैल्यू को कम करके देना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 5,000 का सामान बेच रहे हैं किसको? अपने कस्टमर को। अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया कि सर मैं 5,000 का सामान ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 500 रुपये तो डिस्काउंट दो। तो हम वहाँ पे सामान तो 5,000 का ही दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 500 रुपये जो है हमको क्या कर देंगे? वहाँ पे छूट दे देंगे। तो हमको पैसा 4500 ही मिला, और वहाँ पे हमने उनको क्या कर दिया? सामान पूरा 5,000 का दे दिया। तो कोई भी कस्टमर को दिए जाने वाले छूट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट जो है दो तरह से होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, या तो होता है वो कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझते हैं थोड़ा सा। ट्रेड डिस्काउंट कहने का मतलब ये होता है, देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में आप बोल सकते हैं व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट वर्ड से ही समझ आपको आ जाना चाहिए, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान खरीदने या फिर बेचने के टाइम पे देता है। अब जब भी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीद रहा होता है तो उस टाइम पे बेचने वाला व्यापारी उसको जो छूट देते हैं उसको वो कभी भी अपने अकाउंट बुक में लिख कर नहीं रखते। अब छूट दिए हैं इसको वो कॉपी में अपने अकाउंट बुक में इसलिए लिख के नहीं रखते क्योंकि व्यापारिक छूट का नियम ही है कि जो भी उस सामान का वैल्यू है उसमें जितना भी रेट कम करना है डिस्काउंट करके, उसको कम करने के बाद जो अमाउंट है वो लिख दिया जाता है। मान लीजिए 1,000 का हमने सामान क्या किए वहां पे परचेस किए किसी सप्लायर से, तो जो सप्लायर है वो मुझे 1,000 का सामान देगा, बिल में वो 900 रुपये ही लिखेगा, 900 रुपये का सामान सेल किया और 900 रुपये मुझे पैसा मिला। वो ये नहीं लिखेगा कि 1,000 का सामान सेल किया, 900 रुपये मुझे पैसा मिला और 100 रुपये डिस्काउंट में गया। तो ये क्या नहीं करेगा? डिस्काउंट शब्द को अपने अकाउंट बुक में शो नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। वहीं पे कैश डिस्काउंट क्या होता है? हम अपने कस्टमर को तत्काल पैसा वो पे करने के लिए तैयार हो जाए, इसके पर्पज से हम क्या करते हैं उसको वो जो डिस्काउंट है वो देते हैं। तो कैश डिस्काउंट वर्ड से समझ आ रहा है, जब वो नगद खरीदने आता है कोई भी हमारा कस्टमर तब हम उसको डिस्काउंट देते हैं। और ये जनरली ये चिल्लर जो व्यापारी है उनके साथ, जो कस्टमर है उनके साथ जब डील होता है तब वहाँ पे अपने कस्टमर को दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट, जैसे कि कोई कस्टमर है, जनरल कस्टमर है, वो आया 200 का सामान खरीदने, अगर वो बोल रहे हैं कि यदि आप डिस्काउंट देंगे तो हम आप यहाँ पे 5 पीस ले लेंगे, 10 पीस ले लेंगे, तो हम वहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये जो भी उस 200 वैल्यू के ऊपर कम कर देंगे वो, और वहाँ पे कम करने के बाद जो टोटल वैल्यू बनेगा उसमें जो हमको क्या देगा? पैसा देकर जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट को अकाउंट बुक में शो किया जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 200 का कस्टमर को सामान दिया है तो कस्टमर को हम डेबिट कर देंगे 200 ही यहाँ पे। उसके बाद जो कैश हमको मिला है वो 180 रुपये मिला है क्योंकि 20 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट जो वर्ड है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 20 रुपये को लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे कैश डिस्काउंट को अपने अकाउंट बुक में शो करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कमीशन एक ऐसा शब्द है जो बिजनेस में कोई भी सामान को खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के स्वरूप ये रकम दिया या लिया जाता है। अब वर्ड से ही इसका समझ आ रहा है कमीशन कि कोई भी मैं सामान खरीद रहा हूँ, वहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल पे समझते हैं इसको भी कि मान लीजिए मुझे कोई राम प्राइवेट लिमिटेड है जिससे मुझे क्या करना है? सामान खरीदना है। अब क्योंकि राम प्राइवेट लिमिटेड से अगर मेरा बिजनेस में लेन देन नहीं है,
क्योंकि वो होलसेल व्यापारी है, वो चिल्लर व्यापारी को नहीं देते। लेकिन वहीं पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड है जिससे मेरा लेन देन है, वो मध्यम वर्ग की सप्लायर है जो कि छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी दोनों को सामान सप्लाई करता है। लेकिन कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड के बाद ऐसा सामान जो मुझे चाहिए उनके पास नहीं है, लेकिन राम प्राइवेट लिमिटेड के पास है। अब कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि मुझसे बड़े व्यापारी है, अब उनसे मैं क्या बोलूँगा कि सर मुझे राम प्राइवेट लिमिटेड से सामान दिलवा दीजिए इतने का, क्योंकि वो चिल्लर व्यापारी को सामान नहीं देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड अपना रिक्वायरमेंट रखेगा कि उसमें मेरा क्या प्रॉफिट है। तो मैं उनको कहूँगा कि जितने का भी मैं सामान खरीदूंगा उसमें से आपको 2%, 1% जो भी मेरा प्रॉफिट रहेगा उसको बेचने में, वो मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे मैं उनको क्या किया, कमीशन देने की बात किया कि भैया मुझे सामान उनसे दिलवा दो, मैं आपको 2000, 5000 जो भी एक्स्ट्रा सामान, जो भी एक्स्ट्रा आपको पैसा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन कमीशन का हो सकता है। फिर हम देखेंगे सर्विस। अब हर बिजनेस गुड्स पे ही तो डिपेंड नहीं होगा, कुछ बिजनेस सर्विस के ऊपर भी डिपेंड होता है, और जो बिजनेस गुड्स में डिपेंड है उनको भी सर्विस लेने की जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस में बिना सर्विस के अपना गुड्स का भी बिजनेस सप्लाई कर चला सकते हैं। इसलिए आपको सर्विसेज लेना पड़ता है, जैसे कि आपको कोई इलेक्ट्रिशियन से काम कराना है, या कोई सॉफ्टवेयर अपलोडेड कराना है, या फिर आपको अपने बिजनेस का किसी भी टाइप का काम करवाना है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, सर्विस ही कहलाएगा। तो आप अपने बिजनेस में, एक तो होता है जो पूरा सर्विस का ही काम करता है, जो सर्विस आपके बिजनेस में देने आया है उनका काम सर्विस का बिजनेस है कि आपके बिजनेस में सर्विस देने आया है। लेकिन आपका काम गुड्स सप्लाई करने का है, लेकिन आपका भले ही काम गुड्स सप्लाई करने का है, लेकिन किसी भी तरह के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिशियन है ना, फिर की सैलरी में जिसको आप रखे हैं, तो ये सब के पार्ट है, सर्विस के ही पार्ट आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कस्टमर एंड सप्लायर। अब कोई भी बिजनेस कस्टमर और सप्लायर पे ही डिपेंड होता है। एक तो होता है माल की सप्लाई करने वाला और एक होता है माल की खरीदी करने वाला। तो जो माल खरीदने वाला होता है वो कस्टमर होता है, जो माल बेचने वाला होता है वो सप्लायर होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्यापार में जिसे सामान बेचा जाता है वह कस्टमर कहलाता है, विक्रेता जिससे सामान खरीदता है उसे सप्लायर कहते हैं। तो जो भी जिससे भी सामान खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एसेट्स। किसी भी बिजनेस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है एसेट्स। व्यापार में जितने भी संपत्ति होते हैं, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, कैश के रूप में हो, या किसी भी प्रकार के एसेट्स, सभी संपत्तियां होती है। अब जो एसेट्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है करंट एसेट्स और दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट क्या होता है कि जो भी हम बिजनेस में सामान, हमारा कोई भी सामान है या फिर कैश है जो हमारे बिजनेस में आते जाते रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, करंट एसेट कहलाते हैं। और वहीं पे कोई ऐसा वस्तु जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस का पार्ट बना हुआ है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड एसेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या बोल सकते हो, फिक्स्ड एसेट के पार्ट है। और वहीं पे कैश, गुड्स, ये सब किसके पार्ट है, करंट एसेट्स के पार्ट है। फिर आप देखेंगे लायबिलिटी। व्यापार में जितने भी हमारे दायित्व होते हैं जिसे हमें 1 साल के भीतर या फिर 1 साल के बाद, दोनों परिस्थितियों के दायित्व जिसका भुगतान हमें कभी ना कभी करना होता है, वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज या फिर दायित्व कहलाता है। अब लायबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जिनको हमको साल भर के भीतर पे करना होता है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं अनपेड सैलरी, रेंट, और आप ले सकते हैं यहाँ पे आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे आपने सामान खरीदा हुआ है, जिसका पैसा देना बचा हुआ है। तो ऐसे सारे जितने भी लायबिलिटीज होते हैं वो आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं। फिक्स्ड लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप बोल सकते हैं, ये वे लायबिलिटीज होते हैं जो जिसको आपको 1 साल के बाद भी आपका जो लायबिलिटी है बने रहता है। जैसे एग्जांपल, आपने बैंक से कोई लोन वगैरह लिया है जिसको आपको साल भर के भीतर आप नहीं चुका पाते, 2 साल 3 साल तक आप उस लोन को पे करते रहते हैं, तो ऐसे लायबिलिटीज को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर फिक्स्ड लायबिलिटीज। थैंक यू। ये बेसिक ऐसे शब्द थे जो बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग करने के टाइम पे यूज़ होता है। आप बताइए आपको और ऐसे शब्द जिनके डेफिनेशंस चाहिए, जिनका आपका रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर फुल वीडियो बनना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक के ऊपर अकाउंटिंग से जुड़े जिसका आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।